नमस्ते और ऑडियो बुक विद विशाल में स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी अजीब और सामाजिक सच्चाइयों से भरी हुई कहानी जो सुनने में शुरू में शायद थोड़ी हैरानी भरी लगे। हाँ, बिल्कुल। तसव्वुर कीजिए कि एक परेशान सा लेखक है जो अकेले एक कब्रिस्तान में बैठा है और अचानक उसे जमीन के नीचे से मुर्दों के आपस में बात करने की आवाजें आने लगती हैं। सही कहा। पर श्रोताओं को बता दें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम भूत प्रेत या डरावनी कहानी बिल्कुल नहीं है। इस चर्चा का मकसद है उस गहरी सोच को समझना जो इस छोटी पर बहुत प्रभावशाली कहानी में छिपी है। यानी हम बात करेंगे सामाजिक वर्ग की और मौत के बाद के अस्तित्व की और इंसानी स्वभाव के उन नंगे और काले सच के बारे में जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है ना, वो ये है कि कब्रिस्तान के इस पूरे दृश्य का इस्तेमाल असल में मौत के बारे में बात करने के लिए नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, बल्कि जिंदगी पर एक बहुत ही तीखा व्यंग कसने के लिए किया गया है। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि जमीन के नीचे चल रहे ये अजीबोगरीब बातें हमारे जिंदा समाज का ही एक आईना है। मतलब इंसान अपनी आदतें और अपना अहंकार अपने साथ कब्र तक ले जाता है। सही पकड़ा आपने। अपनी छोटी सोच और अपने पाप वो मिट्टी तक साथ ले जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस मुख्य किरदार से, जो कि एक लेखक है। उसकी हालत ऐसी है कि आसपास के लोग उसे लगभग पागल ही समझने लगे हैं। लोग ताना मारते हैं कि वो होश में कब आएगा, और इस पागलपन को दर्शाने के लिए एक बड़ा ही रोचक किस्सा है कहानी में। हाँ, वो पोर्ट्रेट वाला ना। हाँ, एक आर्टिस्ट ने इस लेखक का एक पोर्ट्रेट बनाया और उस पोर्ट्रेट में आर्टिस्ट ने लेखक के माथे पर मौजूद 2 तिलों को यानी वॉट्स को बहुत ही प्रमुखता से और बिल्कुल असली जैसा दिखा दिया। और लेखक इस बात से बेहद चिढ़ा हुआ है। उसे लगता है कि आजकल लोग डीप आइडियाज या आत्मा की गहराई को छोड़कर बस ऐसी ही बाहरी खामियों को उभारने में लगे रहते हैं और फिर इसको यथार्थवाद या रियलिज्म का नाम दे देते हैं। ये पोर्ट्रेट वाला किस्सा ना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कैसे? अगर हम इसको उस दौर के साहित्य और कला के नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि समाज कैसे सतह पर रुकी हुई चीजों को ही पूरा सच मान लेता है। आर्टिस्ट को लगता है कि उसने तिल को बिल्कुल असली जैसा बना दिया तो उसने सच्चाई दिखा दी, लेकिन लेखक का मानना है कि कला का मकसद इंसान के आंतरिक सत्य को सामने लाना होना चाहिए। ये आज के दौर पर भी एक गहरी चोट लगती है मुझे, जहां हम मूल आत्मा और गहरे विचारों को छोड़कर बस सतह की बातों को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या एक आर्टिस्ट का काम सच्चाई दिखाना नहीं है? अगर माथे पर तिल है तो उसे छुपाना एक तरह का झूठ नहीं होगा? सही सवाल है। देखिए, तिल दिखाना झूठ नहीं है, पर सिर्फ तिल को ही इंसान की पहचान बना देना, वहां समस्या है। इंसान अपने माथे के तिल से कहीं ज्यादा गहरा होता है। सही कहा। यथार्थवाद का मतलब सिर्फ फिजिकल रियलिटी की कॉपी बनाना नहीं है। हाँ, बल्कि उस रियलिटी के पीछे छुपे इंसानी जज्बात को समझना होता है। यही वजह है कि लेखक को वो पोर्ट्रेट खोखला लगता है। और वैसे देखा जाए तो इस लेखक की अपनी जिंदगी की नाकामयाबी की कहानी भी काफी खोखली और परेशान करने वाली है। उसने एक नॉवेल लिखा जो कभी छपा ही नहीं। उसके आर्टिकल्स भी हर जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, और वे जगह एडिटर्स उसे कहते हैं कि उसकी लिखावट में एटिक सॉल्ट नहीं है। लेखक चिढ़कर मजाक में पूछता है कि क्या उन्हें सच में एटिक सॉल्ट चाहिए, पर किसी को समझ नहीं आती बात, जो कि बड़ा फनी है। वैसे यहाँ श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि ये एटिक सॉल्ट आखिर क्या चीज है। ये एक पुराना इडियम है जो प्राचीन ग्रीस से आता है। एटिका एथेंस के आसपास का इलाका था। अच्छा। तो एटिक सॉल्ट का मतलब होता है बहुत ही तीखा और शार्प मजाक या बुद्धिमानी वाली बात। एडिटर्स लेखक को कह रहे थे कि उसकी लिखावट में वो शार्प विट नहीं है। पर जब लेखक उनसे बहस करता है तो पता चलता है कि उन एडिटर्स को खुद नहीं पता कि एटिक सॉल्ट का असली मतलब क्या है। यही तो ये दर्शाता है कि साहित्य की दुनिया में भी लोग कितने खोखले शब्द इस्तेमाल करते हैं बिना अर्थ जाने। बेचारा लेखक, गुजारे के लिए वो फ्रेंच किताबों का अनुवाद करता है, दुकानदारों के लिए चाय पत्ती का विज्ञापन लिखता है, यहाँ तक कि आर्ट ऑफ प्लीजिंग द लेडीज जैसी अजीब किताबें भी लिख चुका है। उसकी भड़ास इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो गुस्से में एडिटर्स को मुफ्त में लंबी लंबी चिट्ठियां भेजता रहता है, उन्हें सलाह देने के लिए। पिछले 2 साल में ऐसी 40 लेटर्स भेज चुका है वो, और उसने हिसाब लगाया है कि सिर्फ स्टैम्प्स पर ही उसके 4 रूबल खर्च हो गए।
ये छोटी छोटी डिटेल्स लेखक के अकेलेपन को बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं। वो एक ऐसे समाज में फंसा है जो उसकी कला की कद्र नहीं करता। यहाँ एक बड़ा ही गहरा रेफरेंस आता है जब लेखक 250 साल पहले के एक स्पेनिश व्यक्ति की बात याद करता है। उसने कहा था कि फ्रेंच लोगों ने अपने सारे पागलों को एक अलग अस्पताल में बंद कर दिया है ताकि बाहर घूमने वाले लोग खुद को समझदार समझ सकें। बिल्कुल। ये एक चुभने वाला सवाल खड़ा करता है, क्या सच में लेखक पागल है या दुनिया ही उसकी गहरी बातों को समझने के काबिल नहीं बची है? किसी और को पागल कहकर रास्ते से हटा देने से समाज खुद थोड़ी समझदार बन जाता है। वाह, ये सोचने वाली बात है। हाँ। अब यहाँ से कहानी एक नया और थोड़ा डार्क मोड लेती है। लेखक के सर में लगातार दर्द रहता है। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे से बोबो बोबो कह रहा हो। और इन्हीं सब परेशानियों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो बाहर निकलता है और अनजाने में एक फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में पहुंच जाता है। ये फ्यूनरल उसके एक दूर के रिश्तेदार का है, जो जिंदगी में एक बड़ा अफसर था, एक कॉलेजिएट काउंसलर। लेखक उस फ्यूनरल का जो विवरण देता है वो अंदर तक दिखावे से भरा है। पर आगे बढ़ने से पहले ये कॉलेजिएट काउंसलर किस तरह का रैंक था उस वक्त रशिया में? उस वक्त रशिया में जार पीटर द ग्रेट द्वारा बनाया गया एक टेबल ऑफ रैंक्स होता था। इसमें समाज और सरकार में दर्जा पूरी तरह से तय होता था। अच्छा। कॉलेजिएट काउंसलर एक बहुत ही ऊंचा सिविलियन रैंक था, जिसे मिलिट्री में एक कर्नल के बराबर माना जाता था। तो जिस शख्स का फ्यूनरल हो रहा है वो समाज में बहुत ताकतवर रहा होगा। इस रैंक सिस्टम ने लोगों के दिमाग में स्टेटस को इतना गहरा बिठा दिया था कि मौत को भी रैंक के हिसाब से देखते थे वो। और फ्यूनरल में यही रैंक और पैसे का दिखावा साफ नजर आता है। वहाँ एक विधवा और उसकी 5 बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं। असली शोक की जगह लेखक का ध्यान इस बात पर जाता है कि इन लड़कियों के सिर्फ जूते चप्पलों का खर्च कितना ज्यादा आता होगा, जो पहले उनके पिता उठाते थे। और अब उन्हें एक छोटी सी पेंशन पर गुजारा करना पड़ेगा। वहां आई हुई भीड़ में झूठी उदासी छाई है। लोग मुंह बनाकर घूम रहे हैं पर आपस में गॉसिप्स भी कर रहे हैं। और इन सबके बीच लेखक वहां हवा में फैली हुई एक भयानक बदबू का जिक्र करता है। ये बदबू आगे चलकर इस कहानी का एक बहुत बड़ा मेटाफर बनने वाली है। बिल्कुल। वहां का माहौल दिखाता है कि मौत आत्मा मंथन का वक्त नहीं बची, बल्कि दिखावे का एक इवेंट बन गई है। और जैसा बदबू का जिक्र हुआ, कब्रिस्तान में सबकी बराबरी जैसा कुछ नहीं है। मिट्टी के नीचे भी भेदभाव साफ दिखता है। हाँ, महंगी कब्रें चर्च के अंदर होती हैं और सस्ती वाली जो तीसरी कैटेगरी की हैं वो 30 रूबल्स में आती हैं और चर्च से दूर होती हैं। मौत को एक इक्वलाइजर माना जाता है ना, जो सबको बराबर कर दे। लेकिन यहाँ मुर्दों ने मौत को भी अपने वर्ग भेद का हिस्सा बना लिया है। आज उस तीसरी कैटेगरी में 6 लोगों को दफनाया जा रहा था, जिसमें एक जनरल और एक बहुत अमीर औरत भी शामिल थी। कब्रों में गंदा हरा पानी भरा हुआ था। लेखक को इस पूरे बनावटी माहौल में घुटन होती है। वो उनके डिनर में शामिल होने से इनकार कर देता है और कब्रिस्तान में अकेले बैठकर एक आधा खाया हुआ सैंडविच खाता है। और मजेदार बात यह है कि सैंडविच खाते हुए जब वो टुकड़ी मिट्टी पर फेंक देता है तो सोचता है कि जमीन पर रोटी फेंकना पाप नहीं होता। ये दिखाता है कि उसके दिमाग के रूल्स कितने अलग हैं। लेखक का वहां अकेले बैठे रहना उसके और झूठे समाज के बीच की दूरी साबित करता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो मिट्टी भी अब शांत नहीं रही। सही कहा, क्योंकि यहां से कहानी सच में एक हैरानंगेज मोड़ लेती है। लेखक कब्रों के पास मिट्टी पर लेट जाता है और अचानक जमीन के बिल्कुल नीचे से आवाजें आने लगती हैं। आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी ने मुंह पर तकिया रखा हो, मफलर सी। जब वो ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे पता चलता है कि एक जनरल और एक दूसरा शख्स कब्र के अंदर बैठकर ताश खेल रहे हैं। और वो भी प्रेफरेंस नाम का कॉम्प्लेक्स कार्ड गेम। वो आपस में गेम के रूल्स को लेकर बहस कर रहे हैं कि डमी के साथ खेलना है या नहीं। ये सुनने में जितना फनी लगता है उतना डार्क भी है। प्रेफरेंस उस दौर के अमीर क्लास का गेम था। मौत के बाद जब आत्मा को दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए तो ये लोग अभी भी एलीट गेम्स खेल रहे हैं। जनरल की आवाज में वही ऐंठ और अकड़ है जो जीवित रहते वक्त थी। उसका दर्जा मौत के बाद भी दिमाग पर हावी है। वो भूल चुका है कि वो बस एक सड़ता हुआ शरीर है। और अकड़ सिर्फ जनरल तक सीमित नहीं है। पास की एक कब्र से एक दुकानदार और एक घमंडी औरत की आवाज आती है। उस औरत का नाम है अवदोत्या इग्नातियेवना। जमीन के नीचे सड़ते हुए शरीर के साथ वो दोनों पिछले उधार और दुकान के बिल को लेकर बहस कर रहे हैं। दुकानदार उस औरत को याद दिला रहा है कि उस पर अभी भी बिल बाकी है। औरत चिढ़ती है कि ये कितना घटिया आदमी है
जो मरने के बाद यहाँ भी पैसे मांग रहे हैं। सोचिए ये आज के टाइम में कैसा लगेगा, जैसे कोई कब्र में बहस कर रहा हो कि उसने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया, या किसी से उधार लिए थे उस पर लड़ाई कर रहा हो। मौत आ गई पर इंसान की परेशानियां और लालच नहीं गया। दुकानदार ये भी ताने मारता है कि उसकी तीसरी कैटेगरी की कब्र सस्ती वाली है और अब मौत के बाद दोनों बराबर है। पर अवधूत बुरी तरह चिल्लाती है कि वो एक इज्जतदार औरत है और एक आम दुकानदार उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। दुकानदार अभी भी आदत के मुताबिक उस औरत को योर एक्सलेंसी बोलकर सम्मान दे रहा है। इंसान ने वर्ग भेद को अपने वजूद का इतना बड़ा हिस्सा बना लिया है कि कब्र की अंधेरी मिट्टी में भी औकात की पड़ी है। मौत भी उनका अहंकार नहीं तोड़ पाई। आइए अब उन नए मुर्दों की बात करते हैं जो वहां अभी आए हैं। एक नया मुर्दा पिछले ही दिन आया है जो एक जवान सरकारी क्लर्क था। उसकी आवाज जमीन के नीचे से बहुत घबराई हुई आती है। उसे चेस्ट कॉम्प्लिकेशन और इन्फ्लुएंजा हो गया था। कब्र के नीचे बैठे पुराने मुर्दे उस नए क्लर्क से ऐसे उत्साह से बात करते हैं जैसे दफ्तर में कोई नया एम्प्लॉय आया हो। और हैरानी की बात यह है कि वो क्लर्क और जनरल दुख की नहीं बल्कि डॉक्टर की फीस के बारे में बात करते हैं। क्लर्क बताता है कि डॉक्टर बॉटकिन के पास जाना था जो 3 रूबल लेता था। नए आने वालों का स्वागत वहां इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने मुर्दे बोर हो चुके थे। नए लोगों से उन्हें गॉसिप का नया मटेरियल मिल जाता है। डॉक्टर बॉटकिन उस वक्त के रशिया के एक मशहूर डॉक्टर थे। उन मुर्दों को मरने से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में गलती कर दी। जिंदगी छूट गई इसका गम नहीं है, पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट छूट गया इसका बड़ा अफसोस है। लेकिन इस कब्रिस्तान में सिर्फ छोटी बातें ही नहीं होगी हैं, बड़े और खतरनाक गुनाहों के राज भी खुल रहे हैं। एक नया किस्सा शुरू होता है जब बैरन क्लाइनविच और एक 70 साल के अमीर आदमी तरसेविच की आवाज आती है। ये तरसेविच हाल ही में मरा है और इसका रैंक बहुत ऊंचा था। बैरन सबको बताता है कि इसने विधवाओं और अनाथों के फंड से 4 लाख रूबल्स का भयंकर घोटाला किया था। 8 साल से अकाउंट्स चेक नहीं हुए थे और ऑडिट होने से ठीक पहले ही उसकी मौत हो गई। 4 लाख रूबल्स उस दौर में इतनी बड़ी रकम थी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ताकतवर आदमी अनाथों का पैसा खा गया और मौत के बाद कोई पछतावा नहीं है। उल्टा बैरन, जो कि खुद एक बदमाश था, वो इस तरसेविच को जिंदगी में ब्लैकमेल कर रहा था। वो उससे 25,000 रूबल्स की डिमांड कर रहा था। और अब कवर के नीचे भी वो उससे चिढ़ा रहा है कि तुम ऑडिट से पहले मर गए और बच गए। ये तो सीधा सीधा कब्रिस्तान में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। मौत ने इनकी नियत को थोड़ा सा भी नहीं धोया। यहां मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं बची। सही कहा। पर यहां एक सबसे बड़ा टेक्निकल सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये मुर्दे बात कैसे कर रहे हैं? इनका शरीर सड़ रहा है, आत्मा निकल चुकी है, तो ये आवाजें कहां से आ रही हैं? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वहां प्लेटोन निकोलाएविच नाम के एक फिलोसोफर मुर्दे का जिक्र आता है। उसकी एक थियोरी वहां पॉपुलर है। क्या थियोरी है वो? उसके अनुसार मौत के बाद इंसान का अस्तित्व तुरंत खत्म नहीं होता। फिजिकल बॉडी मर चुकी है, पर 2 से 3 महीने तक और कभी-कभी 6 महीने तक उनके अंदर एक बची खुची चेतना जिंदा रहती है। यानी जिंदगी की बची हुई एनर्जी एक इनर्शिया की तरह उनकी सोच में टिकती है, जैसे पंखा बंद करने के बाद भी थोड़ी देर घूमता रहता है। बिल्कुल वही। ये चेतना पंखे के इनर्शिया की तरह है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से शून्य में नहीं मिला है, उन्हें एक बफर टाइम मिल गया है। और इसी थ्योरी के साथ एक और अजीब बात जुड़ी है। लेखक को शुरू में एक बुरी बदबू आ रही थी। उसे लगा फिजिकल बदबू है, पर एक मुर्दा दूसरे से कहता है कि हमारा शरीर तो अभी ठीक है, फिर ये बदबू कैसी है? यहीं पर प्लेटोन निकोलाएविच समझाता है कि ये मिट्टी या मांस की बदबू नहीं है, ये एक नैतिक या मॉरल स्टेंच है। ये उनकी आत्माओं के सड़ने की बदबू है। मौत के बाद इन महीनों में उन्हें पछतावा करने का आखिरी मौका मिलता है, पर वो ऐसा नहीं करते। इसलिए वो अपनी सड़ी हुई नैतिकता की बदबू को महसूस करते हैं। और एक वक्त के बाद जब ये चेतना भी गलने लगती है तो शब्द खत्म हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक ही शब्द बचता है, बोबोक। बोबोक। ये शब्द एब्सोल्यूट नथिंगनेस या शून्य में मिल जाने का प्रतीक है। और यही शब्द लेखक को शुरू में कानों में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। ये आखिरी सोच का अंत है। इसी पॉइंट पर इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है, जब इन मुर्दों को समझ आता है कि उनके पास सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं जब तक वो बोबोक नहीं हो जाते। तो बैरन क्लाइनिज एक बेहद डार्क प्रस्ताव रखता है। वो जोर से कहता है, सारी शर्म छोड़ दो। हाँ, उसका तर्क ये है कि जब वक्त कम है तो अब झूठ क्यों बोलना? जमीन पर तो सामाजिक डर था, पर अब हम कब्र में हैं, यहां अपना नंगा सच बोलना चाहिए।
वो प्रस्ताव रखता है कि हम सब अपने छुपे हुए राज और सबसे काले पाप एक दूसरे को खुलकर सुनाते हैं, पूरी नग्नता के साथ अपने पापों का जश्न मनाते हैं। और हैरानी देखिए कि सब लोग खुशी से तैयार हो जाते हैं। जमीन के नीचे से नारे लगते हैं, नंगे हो जाओ, नंगे हो जाओ। अवदोत्या इग्नातियवना जैसी औरत भी, जो ऊपर बहुत इज्जतदार थी, वो भी खुशी से चिल्लाती है कि उसे भी सारी शर्म छोड़नी है। इस सब में सिर्फ उस जनरल को परेशानी होती है। वो विरोध करता है कि मैंने उम्र भर राजा की सेवा की है, मेरी एक इज्जत है, मैं इस घिनौने खेल में शामिल नहीं होऊंगा। पर बाकी सब उसका बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। एक इंजीनियर ताना मारता है कि तेरी तलवार अब किस काम की, वो तो सड़कर मिट्टी बन जाएगी। जमीन के नीचे उसके चमकते हुए ब्रास बटन्स की कोई इज्जत नहीं करता। ये दृश्य दर्शाता है कि मौत के दरवाजे पर आकर भी इंसान सुधरता नहीं है। जब उसे पता चलता है कि सजा नहीं मिलेगी, तो आत्मा की सबसे बुरी प्रवृत्तियां बाहर आ जाती हैं। दिखावे का पर्दा फट चुका है और अब सिर्फ लालच नंगा नाच रहा है। और तभी जब ये हंगामा अपने चरम पर होता है, एक बहुत ही अचानक घटना होती है। हमारा लेखक जो मिट्टी पर बैठकर ये सब सुन रहा था, उसे अचानक एक जोर की छींक आ जाती है। आछू। हाँ, और इस एक छींक का असर इतना जबरदस्त होता है कि जमीन के नीचे एकदम भयंकर सन्नाटा छा जाता है। कोई आवाज नहीं आती। फिर वो लोग जो अभी अपने सारे नंगे पाप बताने वाले थे, वो एक जीवित इंसान की छींक सुनकर चुप हो जाते हैं। या तो शर्म जाते हैं या बुरी तरह डर जाते हैं कि पुलिस ने सुन लिया है। ये अचानक आने वाला सन्नाटा कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। चंद सेकंड पहले जो सारी शर्म छोड़ रहे थे, वो जिंदा इंसान की आवाज सुनते ही वापस अपने डर में डुबक गए। तो पुलिस का और समाज का डर इन मुर्दों में इतना गहरा बसा है कि मौत भी उसे निकाल नहीं पाई। बेइज्जती का खौफ उन्हें नथिंगनेस से ठीक पहले तक चुप करा देता है। लेखक भी मानता है कि ये नैतिक शर्म की वजह से चुप नहीं हुए, बल्कि इसलिए चुप हुए क्योंकि उनका राज पकड़ा गया, उनकी प्राइवेसी में दखल पड़ गया। खैर, इसके बाद लेखक वहां से निराश होकर निकल आता है। वो इस सच्चाई को अपनाने को तैयार नहीं है कि आखिरी इच्छाओं में बस गंदगी भरी है। उसका फैसला है कि वो आगे और दूसरी कब्रों में जाएगा और सुनेगा। उसे उम्मीद है कि शायद कहीं कोई अच्छी बात सुनने को मिले। और वो इन चर्चाओं को सिटीजन नाम के अखबार में छापने का विचार बनाता है, क्योंकि उस अखबार का एडिटर भी हाल ही में अपना पोर्ट्रेट लगवा चुका है, बिल्कुल उसकी तरह। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इंसानी स्वभाव की ऐसी कुछ बुनियादी सच्चाइयां हैं जो कब्र में जाने के बाद भी नहीं बदलती। पैसे का लालच, वर्ग का घमंड, झूठ बोलने की आदत, ये सब तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक चेतना मिट्टी में घुलकर पूरी तरह बोबोक न हो जाए। इंसानी दिमाग अपनी बुराइयां तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका वजूद बिल्कुल खत्म न हो जाए। एक बेहद ही अजीब पर गहरा विश्लेषण रहा है। जहां मौत के बाद आत्मा को शांति मिलनी चाहिए थी, वहां लोग छोटे मोटे बिल और ब्लैकमेलिंग की बातें कर रहे हैं। और यही बात लेखक के पागलपन की परिभाषा को पलट देती है। जो समाज इस नैतिक पतन को नॉर्मल मानता है, शायद वही समाज पागल है। और लेखक अकेला जागरूक इंसान है जो इस बीमारी को देख पा रहा है। बिल्कुल। तो इस गहरे सफर को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक आखिरी और नया सवाल। जमीन के नीचे मुर्दों की बातें सुनकर शायद लगे कि यह सिर्फ एक पुरानी काल्पनिक कहानी है। लेकिन सोचिए, आज के इस डिजिटल जमाने में हमारी इंटरनेट हिस्ट्री, हमारे छुपे हुए मैसेजेस और सोशल मीडिया के पोस्ट्स, क्या वही हमारा आज का बबूको नहीं है? बहुत ही सटीक ख्याल है। हमारे मरने के बाद भी हमारी डिजिटल बदबू और हमारे सबसे डार्क राज क्लाउड में जिंदा रहते हैं। तो क्या इंटरनेट ने मौत के बाद की इस लंबी चेतना और हमारे सच के नंगेपन को आज पहले ही सच नहीं कर दिया है? ये आधुनिक बॉबॉक सच में हमारी डिजिटल कब्रों में हमेशा जिंदा रहेगा और वहां भी हमारा दिखावा और सच आपस में टकराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं विशाल, ऑडियो बुक विद विशाल से विदा लेते हुए अगली बार तक सीखते रहिए।